Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about threshold energy. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने Q वैल्यू इक्वेशन को ड्राइव किया था और हमने कहा था कि Q वैल्यू इक्वेशन जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड एनर्जीज। तो Q वैल्यू इक्वेशन की एक एप्लीकेशन जो है उसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द डेरिवेशन ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी फ्रॉम Q वैल्यू इक्वेशन। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। हम कहते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो वाले रिएक्शंस हैं जिसमें रिएक्शन करवाने के लिए हमें एनर्जी इनपुट करनी पड़ती है, यानी कुछ ना कुछ एनर्जी हमें स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे देनी पड़ती है, उसके बाद हमारा रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड करता है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि वो एनर्जी कहाँ से आती है कि रिएक्टेंट्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली कंज्यूम हो जाती है वहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाने में या रिएक्शन करवाने में। लेकिन वो जो एनर्जी वहाँ पे रिएक्टेंट्स के पास आती है वो भी तो एक्चुअली हम ही उनको प्रोवाइड करते हैं, नहीं रिएक्टेंट्स खुद ब खुद तो मूव करना शुरू नहीं कर देते ना। तो इसका मतलब वो एनर्जी जो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को करवाने के लिए चाहिए वो एक्चुअली हम प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यानी हम जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको मूव करवाते हैं एट अ हाई स्पीड, फिर उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस्तेमाल हो जाती है उस रिएक्शन को करवाने के लिए। तो इसका मतलब कि एक नेट एनर्जी इनपुट जो है वो हमें देनी पड़ती है टू स्टार्ट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी या मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब हम थ्रेशोल्ड की बात करते हैं तो थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कम से कम एनर्जी जो उसको इनिशिएट करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए चाहिए। उससे ज़्यादा एनर्जी भी आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो डेफिनेटली प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी के तौर पे अपीयर हो जाएगी, लेकिन कम से कम एनर्जी जो एटलीस्ट रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए चाहिए, उस मिनिमम एनर्जी को, उस लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। So how do we define the endothermic nuclear reactions in which Q is less than zero? Q less than zero का मतलब हमने कहा था कि Q value is the difference between kinetic energy of products and reactants। तो Q less than zero या नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट्स की kinetic energy है वो कम है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट्स की kinetic energy का कुछ हिस्सा जो है वो इस्तेमाल हो गया रिएक्शन करवाने में। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस को हम कहते हैं कि ये वो रिएक्शन हैं जिनके लिए क्यू वैल्यू नेगेटिव होती है। सो इन विच क्यू इज़ लेस देन ज़ीरो रिक्वायर्स अ नेट एनर्जी इनपुट। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इनपुट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब हम क्यू वैल्यू इक्वेशन की मदद से एक एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी रिएक्शन के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी कैलकुलेट कर सकेंगे, यानी हमें पता चल सकेगा कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी जो है वो हमें उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब क्यू वैल्यू इक्वेशन जो हमने ड्राइव की थी उसमें चूँकि हमने क्यू को एक साइड पे रखना था और बाकी पैरामीटर्स को हमने एक साइड पे रखना था, तो हमने क्या किया था कि क्यू के साथ एम वाई आ रहा था, तो उस एम वाई को हमने तीनों टर्म्स के साथ डिवाइड कर दिया था। ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म ये हमारे पास इक्वालिटी के राइट साइड पे थी, और जो क्यू है ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे हमारे पास बच गई थी। अब उसी इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया है, दोबारा से लिखा है क्यू वैल्यू इक्वेशन को, जिसमें जो क्यू है हमारे पास इसको भी हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आए और ये नेगेटिव साइन के साथ आ गया। अब ये जो हमारे पास एम वाई हमने डिवाइड किया था, अब हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी इक्वेशन को एम वाई के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब हम एम वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फर्स्ट टर्म में एम वाई ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है, इसमें से भी एम वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से भी एम वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से भी एम वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्यू के साथ जो एम वाई है ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, यानी बाकी तीन टर्म्स के साथ जब हम एम वाई मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो डिनोमिनेटर में जो एम वाई ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्यू के साथ हमारे पास एम वाई जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है इन वेरिएबल ई बी। एक माइन्यूट सा चेंज जो हमने यहाँ पे किया है, जब हमने क्यू वैल्यू इक्वेशन लिखी थी तो हमने लिखा था स्क्वायर रूट एम ए एम बी ई बी अंडर रूट के अंदर था। यहाँ से हमने बस ई बी जो है, ई बी स्क्वायर रूट, उसको हमने उठा के सेपरेट कर दिया है और बाकी टर्म जो है वो एज इट इज़ रही है। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इन वेरिएबल ई बी।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है कि फर्स्ट टर्म के साथ एक्स का स्क्वायर होता है। तो अगर हम यहाँ पे लेट कर लें कि जो एक्स है वो अंडर रूट ई बी के बराबर है, ठीक है, तो एक्स का जो स्क्वायर है वो आपके पास ई बी आ जाएगा। फिर ये अगली टर्म के साथ एक्स होता है और बाकी जो टर्म होती है उसको हम कांस्टेंट के तौर पे लेते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जहाँ पे एक्स की बजाय हमारे पास वेरिएबल आ रहा है स्क्वायर रूट ई ऑफ बी। स्क्वायर रूट ई बी हमारे पास एक्स की जगह पे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो अंडर रूट ई बी, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाई 2a। तो चूंकि हमारी जो इक्वेशन है वो स्क्वायर रूट ई बी में है तो x की जगह पे यहाँ पे स्क्वायर रूट ई बी आ जाएगा। नेक्स्ट b टर्म हमारे पास क्या है, माइनस टू स्क्वायर रूट m e a कॉज ऑफ थीटा। अब फार्मूले में माइनस b है तो यहाँ पे जो माइनस है ये बेसिकली जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट बी स्क्वायर है, इसी टर्म का हमने स्क्वायर लिया है, माइनस का स्क्वायर लेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा, इस टर्म का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये 4 कोस स्क्वायर थीटा, ये बेसिकली ई बी का स्क्वायर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास था -4ac। अब -4a में हमारे पास है एम वाई प्लस एम बी, तो ये a आ गया एम वाई प्लस एम बी, और c में ये सारी की सारी टर्म हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे एज इट इज़। लेकिन यहाँ पे c के साथ देखिए माइनस है तो ये जो फार्मूले में माइनस था उसके साथ ये c वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा और दरम्यान में हमारे पास प्लस आ जाएगा, ठीक है जी। अब डिवीजन में हमारे पास आएगा 2a, तो a हमारे पास है एम वाई प्लस एम बी, तो 2 इंटू एम वाई प्लस एम बी यहाँ पर हमने इस इक्वेशन के ऊपर जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है डिवाइड हो रही है, ये सबके साथ डिवाइड हो रही है ना, तो हमने इसको फर्स्ट टर्म के साथ अलग से डिवाइड कर लिया, दरमियान में प्लस माइनस, और इस टर्म के साथ हमने अलग से डिवाइड कर लिया। अब ये चीज़ इसके साथ डिवाइड हो रही थी, चूँकि ऊपर वाली सारी की सारी टर्म हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसको भी स्क्वायर रूट के अंदर हमें लेके जाना है ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो हमने क्या किया कि इस टर्म का स्क्वायर ले लिया और स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेंगे तो चीज़ बैलेंस हो जाएगी। तो जब स्क्वायर रूट लिया तो इसको स्क्वायर रूट साइन के हमने अंदर लिख लिया, लेकिन साथ ही हमने इसका स्क्वायर भी लिया था, तो एम वाई प्लस एम बी का स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो जाएगा इसके साथ भी, और 4ac वाली जो टर्म है इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन हमने क्या की है कि यहाँ पे जो 4 था दोनों टर्म्स के साथ हमने 4 जो है उसको कॉमन लिया, ठीक है, फिर 4 का स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट साइन से जब वो बाहर आया तो 2 बन गया, और ये जो नीचे 2 था उसके साथ हमने उसको काट दिया। अब एम बी ए कॉस स्क्वायर थीटा, इसके साथ भी एम वाई प्लस एम बी स्क्वायर डिवाइड हो गया, और एम वाई माइनस एम ए और एम वाई प्लस एम बी ए प्लस एम वाई क्यू, यानी इस सारी टर्म के साथ भी हमने एम वाई प्लस बी को डिवाइड किया, स्क्वायर को डिवाइड किया बेसिकली। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक एम वाई प्लस एम बी था और नीचे हमारे पास एम वाई प्लस एम बी स्क्वायर था, तो ये एम वाई प्लस एम बी यहाँ पे एक कैंसिल आउट हो गया, और एक एम वाई प्लस एम बी जो है ये डिनोमिनेटर में बच गया, इसका स्क्वायर नहीं है यहाँ पे क्योंकि ऊपर वाली टर्म के साथ हमने कैंसिल आउट कर दिया था, तो यहाँ पे सिंपली एम वाई प्लस एम बी बच गया। अब इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि v प्लस माइनस स्क्वायर रूट वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू, यानी इस फर्स्ट टर्म को अगर हम v कंसीडर कर लें और ये जो स्क्वायर रूट में पहली टर्म बन रही है ये इस बाहर वाली टर्म का स्क्वायर बनता है। स्क्वायर किस तरह से कि जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, एम बी ई ए ये ऐसे ही आ जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, एम वाई प्लस एम बी का स्क्वायर लेंगे तो ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब इस टर्म का स्क्वायर लें तो बेसिकली ये अंदर वाली टर्म बनती है, तो इसको हमने v कह दिया तो ऑब्वियसली जो अंदर टर्म बनेगी वो v स्क्वायर, और इसको हमने आर्बिट्रेरीली w का नाम दे दिया यहाँ पे जो टर्म बन रही है, यानी एक जनरल नेम हमने इस इक्वेशन को असाइन कर दिया। अब हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए हम इसको लिख रहे हैं ना बेसिकली, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है या कोई भी एनर्जी जो है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि एनर्जी नेगेटिव वैल्यूज़ में यहाँ पे नहीं आ सकती। हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड ही तब करेगा
जब आपके पास एनर्जी इनपुट के तौर पे हम देंगे, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू एनर्जी की नहीं आएगी। एनर्जी अगर हम बाहर रिलीज़ हो रही हो फिर हम नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं, लेकिन हम चूँकि एनर्जी इनपुट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ई भी जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए और ओब्वियसली एक रियल वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जीज़ को हम रियल वैल्यूज़ यानी 1 2 3 4 वगैरह की मदद से डिस्क्राइब करते हैं। इमेजिनरी वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे एनर्जी की एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब जो स्क्वायर रूट में टर्म है इसको रियल और पॉजिटिव होना चाहिए, और इसके रियल और पॉजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर आपको याद हो तो हमने रूट्स पढ़े थे, रूट्स ऑफ इक्वेशन हमने ड्राइव किए थे 10th क्लास में। वहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली टर्म होती थी ना, ये बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट का नाम देते थे। और डिस्क्रिमिनेंट के लिए फिर हम डिफरेंट कंडीशंस डिफाइन करते थे। वहाँ पे एक कंडीशन हमने पढ़ी थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ज़ीरो के बराबर हो तो रूट्स विल बी रियल एंड पॉजिटिव। वही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि रूट्स रियल और पॉजिटिव कब होंगे, एनर्जी की जो वैल्यूज़ आएंगी वो रियल और पॉजिटिव कब होंगी, अगर ये वाला जो डिस्क्रिमिनेंट है जो स्क्वायर रूट साइन के अंदर आ रहा है ये ज़ीरो के बराबर हो। तो इसको हम ज़ीरो के बराबर रख लेते हैं। दैट मीन्स वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, और ये अंदर वाली सारी टर्म को हमने ज़ीरो के बराबर रख लिया। अब फर्स्ट टर्म के साथ एम वाई प्लस एम बी का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है और इधर भी एम वाई प्लस एम बी डिवाइड हो रहा है, तो एक एम वाई प्लस एम बी हम यहाँ से कॉमन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म के नीचे एक एम वाई प्लस एम बी बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, और यहाँ से एम वाई प्लस एम बी जो हमने कॉमन लिया वो नीचे से डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया। अब यहाँ जो हमने 1/m y प्लस एम बी कॉमन लिया है, यानी 1 डिवाइड हो रहा है ना, इस साइड पे भी डिनोमिनेटर में से कॉमन लिया है, इसका मतलब वो टर्म डिवाइड हो रही है। तो उसको जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जब ज़ीरो से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाता है। तो बेसिकली हमने यहाँ से my प्लस एम बी जो है उसको कॉमन लिया दोनों टर्म्स में से, और उसको जब दूसरी साइड पर ले जाके हमने मल्टीप्लाई किया है ज़ीरो के साथ तो वो चीज़ ज़ीरो हो गई है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ रही है कि व्हेन थीटा गोज़ टू ज़ीरो, जब थीटा की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो ई ए यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल अप्रोचेज टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। ETH का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इस नोटेशन का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करते हैं। हमने कहा था कि हमारे पास जो पार्टिकल था B, वो एक एंगल थीटा बनाते हुए यहाँ से स्कैटर हो गया था, यानी बेसिकली हमारा रिएक्शन हुआ था, और रिएक्शन के बाद जो बी पार्टिकल था वो थीटा डायरेक्शन में स्कैटर हो गया था। ओके, तो इसका मतलब कि जब रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन के बाद इस बी पार्टिकल को कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी मिली। जब एनर्जी मिलेगी तो ये एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करेगा, एक सर्टेन डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही थीटा की वैल्यू यानी जो स्कैटरिंग एंगल है ये हमारे पास ज़ीरो को अप्रोच करे, ज़ीरो को अप्रोच करने का मतलब कि हमारा जो पार्टिकल है वो किसी भी डायरेक्शन में स्कैटर नहीं हुआ, और उसके स्कैटर ना होने का मतलब क्या है कि उसके पास इतनी इनफ एनर्जी थी ही नहीं कि वो किसी डायरेक्शन में मूव कर जाता। ठीक है, यानी थीटा की वैल्यू ज़ीरो को अप्रोच करने का मतलब कि जो हमारा इमर्जिंग न्यूक्लियस बी है यहाँ पे जो कि थीटा एंगल पे स्कैटर हुआ है, अगर थीटा एंगल पे स्कैटर नहीं हुआ, थीटा ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये स्कैटर ही नहीं हुआ। स्कैटर नहीं हुआ तो मतलब इसके पास इनफ एनर्जी थी ही नहीं कि ये किसी डायरेक्शन में मूव कर पाता। ठीक है, अब इसके पास एनर्जी क्यों नहीं थी, अगर ये वाली कंडीशन हो कि इसके पास एनर्जी ना हो मूव करने के लिए, तो इसका मतलब जो पीछे से रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी थी, जो प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी थी, वो बस इतनी ही थी कि वो रिएक्शन को प्रोसीड करवा सके। बात पिक कर रहे हैं, हमने कहा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, वो कम से कम यानी कम से कम जो एनर्जी सिर्फ रिएक्शन करवाने के लिए चाहिए वो एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अगर उससे ज़्यादा एनर्जी देंगे फिर वो बी पार्टिकल और वाई पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के तौर पे अपीयर हो जाएगी। लेकिन अगर हमने एनर्जी ही उतनी दी है जो सिर्फ रिएक्शन करवाने के लिए चाहिए थी, तो रिएक्शन के बाद जो बी पार्टिकल और वाई पार्टिकल हैं वो किसी भी डायरेक्शन में स्कैटर नहीं करेंगे या मूव नहीं करेंगे, उनके पास किसी किस्म की काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी।
ओके। सो इसका मतलब कि जब थीटा ज़ीरो को अप्रोच करेगा यानी बी पार्टिकल मूव नहीं करेगा, तो इसका मतलब कि हमने जो एनर्जी दी थी प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस को विच इज़ ई ए, वो इतनी ही थी या इतनी मिनिमम ही थी कि सिर्फ रिएक्शन हमारा हुआ है, उसके बाद ना बी पार्टिकल को कोई एनर्जी मिली है ना ही वाई पार्टिकल को कोई एनर्जी मिली है। तो जब वो मिनिमम एनर्जी थी तो उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब जो ई ए है ये बेसिकली ई टी एच के बराबर थी। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास इक्वेशन में सिर्फ थीटा ही आ रहा है, तो अगर फाई का भी कोई सीन होता है यहाँ पे, या फाई हमारे पास अपीयर होता है इस इक्वेशन के अंदर, तो ऑब्वियसली उसके लिए भी हम यही लिखते हैं कि जो फाई है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। लेकिन हमारे पास इक्वेशन में सिर्फ थीटा है, इसलिए हमने थीटा की कंडीशन डिफाइन की है। तो बी पार्टिकल और वाई पार्टिकल दोनों में से कोई भी मूव नहीं करेगा जब हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल की एनर्जी है वो सिर्फ थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होगी। सो यहाँ पे ई ए की जगह पे अब हम टी ई टी एच पुट कर देंगे और थीटा जो है उसको हम ज़ीरो कंसीडर कर लेंगे। तो कॉस ज़ीरो 1 के बराबर होता है, 1 का जो स्क्वायर है वो भी 1 के बराबर है, तो हमारे पास एम ए एम बी ई टी एच बन जाएगा। और इसमें भी ई टी एच है, सेकेंड टर्म में भी हमारे पास ई टी एच है, तो यहाँ से हमने ई टी एच को कॉमन ले लिया, इसमें से और इस टर्म में से ई टी एच कॉमन ले लिया, और हमारे पास बचा एम ए प्लस एम बी प्लस यहाँ पे एम वाई माइनस एम ए। और साथ ही साथ हमने क्या किया कि ये जो एम वाई प्लस एम बी डिवाइड हो रहा था, हमने इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लिया। एम वाई प्लस एम बी एलसीएम आ गया। जब ये एलसीएम है तो ऊपर वाली टर्म इसकी एज इट इज़ आ गई, लेकिन इस टर्म के नीचे कोई एम वाई प्लस एम बी नहीं था, तो ये जो एम वाई प्लस एम बी है ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। यानी एक ही स्टेप में हमने दो काम किए हैं कि एक तो ई टी एच हमने यहाँ से कॉमन कर लिया, दूसरा इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। और Q इंटू एम वाई जो था ये इसको हम बराबर की दूसरी तरफ ले गए, ये माइनस क्यू इंटू एम वाई के बराबर आ गया। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे कि ये जो हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले हमने एम वाई को मल्टीप्लाई करवाना है एम वाई माइनस एम ए के साथ, फिर हम एम बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे एम वाई माइनस एम ए के साथ, तो हमारे पास ये चार टर्म्स आ जाएंगी यहाँ पे। अभी देखेंगे जो हमारे पास एम ए एम बी है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस एम ए एम बी है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये जो तीन टर्म्स बची हैं तीनों के अंदर एम वाई मौजूद है, तीनों में से एम वाई हमने कॉमन कर लिया, तो पीछे बचा एम वाई माइनस एम ए प्लस एम बी, और डिवाइड हो रहा है ये एम वाई प्लस एम बी के साथ। अब एम वाई जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी है राइट हैंड साइड पे भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद एम वाई माइनस एम ए प्लस एम बी डिवाइडेड बाई एम वाई प्लस एम बी इंटू ई टी एच इज इक्वल टू माइनस क्यू। अब ई टी एच को हमने एक तरफ रखा, और ये जो टर्म थी इसको उठा के हम सारी की सारी दूसरी तरफ ले गए। जो एम वाई एम बी है बराबर की दूसरी तरफ जाएंगे तो एम वाई प्लस एम बी ऊपर आ जाएगा, और एम वाई माइनस एम ए प्लस एम बी यानी जो न्यूमरेटर था वो बेसिकली हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा जब हम इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, माइनस क्यू एज इट इज़। अब ये भी हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन है, डिपेंड करता है कि अगर आपको वैल्यूज़ पता हैं एम वाई एम बी की और एम ए की और क्यू वैल्यू भी पता है तो आप इसमें भी वैल्यूज़ लगा के थ्रेशोल्ड एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक फ़र्दर सिंप्लीफाइड फार्मूला हम थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए मज़ीद ड्राइव कर सकते हैं, और वो किस तरह से, अगर हम यहाँ पे क्यू जो हमारे पास क्यू वैल्यू है उसका फार्मूला लिखें तो ये बेसिकली बराबर होता है एम ए प्लस एम एक्स इंटू सी स्क्वेयर, यानी मास एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो सी स्क्वेयर जो है दोनों में है, इसको हम कॉमन लेंगे और इधर वाली साइड पे क्यू के साथ हम डिवाइड कर देंगे। अब देखेंगे जो सी है हमारे पास ये स्पीड ऑफ लाइट है विच इज़ अ वेरी लार्ज वैल्यू, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये 10⁻16 में चला जाएगा। इसका मतलब सी स्क्वायर इज़ वेरी वेरी लार्ज वैल्यू, जबकि क्यू जो हमारे पास एनर्जी हमें किसी भी रिएक्शन में क्यू वैल्यू होती है वो अ फ्यू जाउल्स होती है, कुछ जाउल्स के बराबर होती है। हम उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं जब वो हमारे पास लार्ज वैल्यू बन जाती है, लेकिन आप देखें कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 इंटू 10⁻−19 जाउल के बराबर है। इसका मतलब एक्चुअली जो एनर्जी वहाँ पे कंज्यूम हो रही होती है क्यू वैल्यू वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, वो कुछ जाउल्स की एनर्जी होती है। अब सी स्क्वायर के मुकाबले में वो जो कुछ जाउल एनर्जी है वो बहुत 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 कम है,
तो जब डिनोमिनेटर हमारे पास बहुत बड़ा होता है और ऊपर न्यूमिनेटर बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, तो हमारे पास जो आंसर आता है डिवीजन के बाद वो आता है 0.0000 समथिंग। तो इसका मतलब वो वैल्यू तकरीबन ज़ीरो के बराबर होती है, इसलिए हम q/c² को नियरली इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ज़ीरो के बराबर आ गया। और mx इज़ इक्वल टू my प्लस mb, ये दोनों माइनस थे, इस साइड पे जाके प्लस हो गए, और ma प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। अब देखें कि यहाँ पे जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था ये भी बेसिकली my माइनस ma प्लस mb था। इसका मतलब my माइनस ma प्लस mb, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं m ऑफ x के साथ। तो mx हमने इसकी जगह पे लिख दिया। अब ये हमारे पास फर्दर सिंप्लीफाइड फार्मूला है टू कैलकुलेट थ्रेशोल्ड एनर्जीज ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब देखिए इसके अंदर जो टर्म्स हैं, हमें कोई भी हम रिएक्शन अगर लिखते हैं तो उसके एलिमेंट्स के लिए, हर एलिमेंट्स के लिए पीरियोडिक टेबल के अंदर मास जो है वो डिफाइंड है। इसका मतलब हर न्यूक्लियाई के लिए, चाहे कोई रिएक्टेंट में है चाहे प्रोडक्ट में, उसका मास हमें पता होगा। और जब हमें मास पता है तो इस फार्मूले से हम क्यू वैल्यू भी ऑब्वियसली ड्राइव कर सकते हैं। तो क्यू वैल्यू यहाँ पे पुट करके और मैसेज पुट करके किसी भी रिएक्शन के लिए हम इजीली जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।